हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज बताई थी उसमें मैंने बताया था कंपनी दो टाइप के एसेट्स परचेज करती है। एक होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरे कौन से एसेट होते हैं? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? जो एसेट्स कंपनी एक साल से ज़्यादा साल के लिए यूज़ करती है वो होते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो कि कंपनी 12 महीने के अंदर अंदर उनको पूरा यूज़ करके उनको बिल्कुल वाइप आउट कर देती है। जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, इन्वेंट्री होगी। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके करंट एसेट्स। करंट और नॉन करंट में क्या डिफरेंस था? जो 12 महीने तक यूज़ हो वो करंट और जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ हो नॉन करंट। और आपको पता है जो कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? ताकि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो उसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम ये जान सकें कि हमने एक्चुअली में प्रॉफिट कितना अर्न किया या लॉस कितना बियर किया। और जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब कि एट प्रेजेंट ईयर एंड में हमारे पास कितने के एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ ड्यू हो रखी हैं। इसके लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और आपको पता है कि जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स जैसे कि आपकी इन्वेंट्री होगी या जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए, उनकी जितनी कॉस्ट होती है आप उसको तो उसी साल में ही चार्ज कर देते हो। जैसे कि वो 12 महीने के लिए होते हैं मैक्सिमम, आप उसको तभी चार्ज कर दोगे। बट नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि आप 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ कर रहे हो। अब आपको ये नहीं पता होगा कि इसको जो आपकी कॉस्ट इनकर होगी इनको परचेज़ करने के लिए उसको किस ईयर में चार्ज करेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक प्रोसेस अडोप्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो अपने नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनको हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, उसका जितना खर्चा किया हमने परचेज़ के टाइम उसको सिस्टमेटिक अलॉट करना। सिस्टमेटिक अलॉट करना मतलब जैसे कि कोई मशीन परचेज़ करी हमने और वो मशीन यूज़ की हमने 5 साल, उस 5 साल में उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि 1 लाख की मशीन परचेज़ करी, 20-20 हज़ार हर साल की डेप्रिसिएशन के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसे क्या बोल लेंगे हम? उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आपको जो बेसिक कंसेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का वो समझ आ गया होगा। डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि जो हम बिजनेस में नॉन करंट एसेट यूज़ करते हैं उसका यूज़ हम एक से ज़्यादा साल के लिए करते हैं। किसी एक साल में उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को ना चार्ज करके हम उसको सिस्टमेटिकली अलॉट करते हैं। सिस्टमेटिकली अलॉट करने का मतलब डिफरेंट ईयर्स में चार्ज करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्योंकि जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स का मतलब जैसे कि जो आपकी इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री के टाइम आपने जितना एक्सपेंडिचर पे किया होगा आप उसे कहाँ पे शो कर दोगे? आप उसे परचेजेस में शो कर दोगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करोगे। और ऐसे ही जो इसके अलावा जो आपने जैसे कि जो ट्रेड रिसीवेबल थे उसको आपने जितना एक्सपेंडिचर किया होगा उनसे रिलेटेड वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल में चार्ज कर दोगे। किस नाम से होगा? जैसे कि जो आपने बैड डेट इनकर किए, ये तो तभी का तभी चार्ज हो जाता है। बट नॉन करंट एसेट्स किसी एक पर्टिकुलर ईयर में चार्ज नहीं होते। उनको क्या करते हैं? उनको करते हैं डेप्रिशिएट। और आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं। एक एसेट होते हैं अपने टेंजिबल और दूसरे होते हैं अपने इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते। टेंजिबल के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? टेंजिबल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। उनकी कॉस्ट एलोकेशन को क्या बोलेंगे हम? अमोर्टाइजेशन। और इसकी कॉस्ट एलोकेशन क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। और इसके अलावा आपको पता है कुछ एसेट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जो कि जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे। जैसे कि आपका ऑयल वेल हो गया या जो आपके फॉरेस्ट हो गए, आप उनको कंज्यूम कर लेते हो। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लीशन। जो ये वर्ड है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, इसका मीनिंग अलग अलग है। आप अमोर्टाइजेशन की जगह पे डेप्रिसिएशन यूज़ कर सकते, डिप्लीशन की जगह पे डेप्रिसिएशन यूज़ कर सकते। डेप्रिसिएशन किसके लिए होती है? टेंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन किसके लिए होता है? इंटेंजिबल एसेट्स। और जो आपका डिप्लीशन होता है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका वेस्टिंग एसेट्स के लिए। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बता देता हूँ।
डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। मतलब कि जो एसेट्स की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, आपको पता है आपने कोई मशीन यूज़ करी और वो बिजनेस में सपोज करो 10 साल चल सकती है, सो जो उसका ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा बुक्स में कि पहले साल वो 10 लाख की दिख रही होगी, फिर वो 9 लाख की हो जाएगी, फिर 8 लाख की हो जाएगी। सो इस ग्रेजुअली और परमानेंट डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर क्या है डेप्रिसिएशन का, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब कि जो फिक्स्ड वैल्यू की वैल्यू में डिक्लाइन होगा। वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, बुक वैल्यू, जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखी है। सो उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स पे लगती है एक्सेप्ट लैंड, क्योंकि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। अगर कोई लैंड अभी 1 लाख का मिल रहा होगा, सो आप देखना उसे 5-7 साल बाद वही लैंड 10 लाख तक का बिकेगा, क्योंकि लैंड एक ऐसा पर्टिकुलर एक्सेप्शन है अपने पास जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। दूसरा फीचर क्या, परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। मतलब कि जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो परमानेंट लगेगी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि हम उस एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग, मतलब कि डेप्रिसिएशन हर साल कंटिन्यूसली लगती जाएगी। और थर्ड फीचर क्या है, थर्ड फीचर है प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है अपना प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, जिससे हम जो पर्टिकुलर एसेट्स हमने परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट को हम डिफरेंट सालों में बांट देते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे कोई एसेट परचेज़ किया, कोई मशीन परचेज़ करी हमने 10 लाख की, सो हम उसकी लाइफ सपोज करो 5 साल है, सो हम 5 साल में उसकी कॉस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, इसे बोलेंगे हम एलोकेशन। और फोर्थ फीचर क्या है अपना, फोर्थ फीचर है डिक्रीज इन बुक वैल्यू नोट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन इन बुक वैल्यू, क्योंकि जो आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो उसी में उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होगी। हो सकता हो रियलिटी में उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, वो कांस्टेंट भी रह सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। सो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, क्योंकि आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो, सो उसकी वैल्यू सिर्फ बुक्स में डिक्लाइन होगी, क्योंकि आपको पता है आपने मशीन 10 लाख की खरीदी थी, 10 साल चल जाएगी, सो आप हर साल उसका कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते जाते हो ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सको। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन बुक वैल्यू नोट द मार्केट वैल्यू। फिफ्थ फीचर है अपना यूज्ड ओनली फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए। इंटेंजिबल के लिए क्या यूज़ होगा, अमोर्टाइजेशन। और जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं आपके, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा डिप्लीशन। और जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, कौन से एसेट होते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो हम एक ही साल में उनको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। सो डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज़ होगा, हमेशा और हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए। और लास्ट फीचर क्या, नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन अपना किस टाइप का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है अपना नॉन कैश। मतलब कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अब आप बताओ जैसे कि आपने कोई मशीन परचेज़ करी 15 लाख की, सो जब आपने परचेज़ करी होगी, सो सारा का सारा कैश तो बिजनेस से तभी चला गया होगा। बट अब इस 15 लाख को आप अगले 10 से 15 सालों में इसको एलोकेट करोगे, जैसे कि 1 लाख 2 लाख सपोज करो, ऐसे आपने एलोकेट किया। सो जो आप नेक्स्ट ईयर में इसको एलोकेट करोगे, उस टाइम आपने कोई एक्सपेंस तो पे नहीं किया, बट आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे शो करोगे कि आपने ये एक्सपेंडिचर किया है। सो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब कि बिजनेस से कुछ बाहर नहीं जाएगा। जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो कहाँ पे रहेगी, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके बिजनेस में ही एग्जिस्ट करेगा। सो ये थे फीचर्स किसके, डेप्रिसिएशन के। अब हम इसके कोजेस देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर कोजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कोजेज मतलब कि किन कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन अराइज होती है। सो पहला रीज़न क्या है, बाय कॉन्स्टेंट यूज़। अब आपको पता है जो बिजनेस में एसेट्स परचेज हुए हैं, जैसे कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, वो रेगुलरली यूज़ होता रहेगा। सो जब वो रेगुलरली यूज़ होता रहेगा, उसकी वियर एंड टीयर होगी, उसके कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए। सो इस वजह से जो उसकी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू, वो क्या होती जाती है, वो डिक्लाइन होती चली जाती है। सो आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपने कोई बाइक परचेज़ करी, सो आज जो उसकी वैल्यू होगी और 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जैसे आप उसे यूज़ करोगे उसका वियर एंड टीयर होगा, उसके इंजन में कमी आएगी। सो इस वजह से हमें क्या चार्ज करनी पड़ती है, हमें चार्ज करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। और दूसरा रीज़न क्या, एक्सपायरी ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता है, सो जो पर्टिकुलर एसेट्स या आपने प्लांट्स वगैरह परचेज़ कर रखे होते हैं, उसकी रेन की वजह से, विंड वेदर की वजह से क्या होता है, उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। सो जो पहले कंडीशन उसकी होती है,
जैसे कि आपने कोई बाइक अभी परचेज़ करी और आप उसको 2 साल बाद देखोगे, सो वेदर की कंडीशंस की वजह से उसकी कंडीशन बेकार हो जाती है। सो इस वजह से डेप्रिसिएशन अराइज होती है, मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे ही जब कंपनी में कोई एसेट परचेज़ की हो, सो जैसे ही 2 साल या 10 साल होते हैं, सो उसकी कंडीशन बेकार होती है, सो उस वजह से उसकी बुक वैल्यू में डिक्लाइन होता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन बुक वैल्यू। और वो बुक वैल्यू डिक्लाइन क्यों होती है? पहला रीज़न है कॉन्स्टेंट यूज़, दूसरा रीज़न है एक्सपायरी ऑफ टाइम, तीसरा रीज़न है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब है कि जैसे कोई आपने पेटेंट वगैरह परचेज़ किया है किसी कंपनी का प्रोडक्शन के लिए, या आपने कोई एसेट लिया है लीज़ पे। सो जैसे कि आपने वो लीज़ पे लिया है सिर्फ 10 साल के लिए। सो जैसे जैसे उसके साल ख़त्म होते जाएंगे, जो वो पर्टिकुलर एसेट आपने लीज़ पे लिया था उसकी वैल्यू कम होती जाएगी आपके लिए। सो इस वजह से हमें क्या चार्ज करना पड़ता है? हर साल हमें चार्ज करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। और फोर्थ रीज़न क्या है? बाय ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, कोई नई मशीन आई, सो जो पुरानी मशीनें होंगी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी। सो ये क्या होता है? जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है, जो पुरानी मशीनें होती हैं, जैसे कि कोई अभी मशीन अभी सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही थी और कोई नई मशीन आई जिसने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से पुरानी मशीनों की वैल्यू कम हो जाती है। सो इसकी वजह से क्या राइज होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है हमें। और लास्ट रीज़न क्या है? एक्सीडेंट। जैसे ही कोई मशीनरी प्लांट कंपनी में यूज़ होगा, सो उसके साथ एक्सीडेंट तो होंगे ही। हो सकता है उसका कभी कोई स्पेयर पार्ट डैमेज होगा, कभी कुछ डैमेज होगा उसका। सो इस वजह से जैसे जैसे उसका एक्सीडेंट अगेन एंड अगेन होता रहेगा, उसकी वैल्यू में कमी आती रहेगी। और एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो सकता है, फायर की वजह से भी हो सकता है अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या कंपनी में कुछ और इवेंट हो गया। सो इन वजह से क्या राइज होती है? इन वजह से हमें चार्ज करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं? कोई पर्टिकुलर एसेट जो कि हमने परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट को हम सिस्टमेटिकली अलॉट करते हैं या सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं हर पर्टिकुलर ईयर में, ताकि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। सो ये तो थे रीज़न जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, उसके क्या रीज़न थे। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सो पहला बेनिफिट क्या है? ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी को अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट करना है, सो उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंपनी के डेप्रिसिएशन होते हैं एक नॉन कैश एक्सपेंस। सो कंपनी को ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसने डेप्रिसिएशन ना चार्ज करी हो। जब मैं आपको आगे चैप्टर कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस टी शेप में बनता है। इस तरफ आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस, इस तरफ आते हैं सारी इनकम्स, और डेप्रिसिएशन भी किस तरफ आता है? डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस साइड आता है। सो जब तक हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को नहीं शो करेंगे, हम अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। और उसके बाद अपना नेक्स्ट रीज़न है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट पोजीशन शो कर रही हो वो ट्रू कब तक नहीं होगी? जब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे। क्योंकि जब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे, जो मशीन आपने 10 साल पहले 10 लाख में खरीदी होगी, अब के टाइम भी आप उसे 10 लाख में ही शो कर रहे होगे। क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होती तो ये हर साल कम होती चली जाती। जैसे अब 10 लाख की है, इसके 1 साल बाद ये 9 लाख की होती, फिर 8 लाख की, फिर 7 लाख की। बट जब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कब पता लगती है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। सो वो तभी पता लगती है जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया है या कितना खर्चा किया है। सो आपको ट्रू कॉस्ट कब तक नहीं पता चलेगी? जब तक आपको डेप्रिसिएशन का ना पता हो। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है एक प्रोडक्शन एक्सपेंस। सो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो हमेशा इनकरेक्ट आएगी। सो ट्रू प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चार्ज करना पड़ता है? हमें चार्ज करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। और अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाओगे आपको वहाँ पे जाकर पता लगेगा कि एक टैक्स होता है जिसे बोलते हैं हम इनकम टैक्स। सो जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी को डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन मतलब बेनिफिट मिलता है जब कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एसेट पे। सो कंपनी उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। सो जब कंपनी वो डेप्रिसिएशन क्लेम करती है उसका टैक्स बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि उसका टैक्स उतने से कम हो जाता है। सो ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स कब अवॉइड कर सकती है कंपनी? जब वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। और लास्ट फीचर क्या है? प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट।
अब आपको पता है जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी वो एक्सपेंडिचर आपने किसी को तो पे नहीं किया, मतलब वो खर्चा आपने किसी को तो पे नहीं किया होगा जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका नॉन कैश एक्सपेंस। और ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है आपके बिजनेस में ही। सो इस वजह से ये क्या प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है रिप्लेसमेंट के लिए, ताकि जब 10 साल बाद आपकी मशीन ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, सो आप एक नई मशीन परचेज़ करो। सो डेप्रिसिएशन क्या प्रोवाइड करता है, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। सो ये थे बेनिफिट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। सो अब हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे अपना जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो डिपेंड करता है। सो पहला फैक्टर क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब जिस एसेट की कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी उस पर डेप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा चार्ज होगी, और कोई एसेट जिसकी कॉस्ट कम होगी उस पर डेप्रिसिएशन उतनी ही कम चार्ज होगी। सो कॉस्ट पे क्या करती है डिपेंड अपनी डेप्रिसिएशन। और जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे किसी एसेट की, सो उस टाइम आपको ये चीज़ें भी कंसीडर करनी है। अगर आप कोई नया एसेट इंस्टॉल करवा रहे हो, सो उसकी इंस्टॉलेशन में जितना भी चार्जेस इनकर होगा, जैसे कि आपने कोई फ्रेट पे किया या आपने कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करी, इंश्योरेंस कॉस्ट पे करी, वो सब किस में कंसीडर करोगे आप, वो कंसीडर करोगे एसेट की कॉस्ट में। ऑल्दो मैंने ये कंसेप्ट आपको जब मैंने आपको जर्नल कराया था, मैंने वहाँ पर भी समझाया था आपको कि हम इसको एसेट्स में क्यों कंसीडर करते हैं। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, जिस एसेट्स की कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी उस पर डेप्रिसिएशन उतना ही ज़्यादा चार्ज होता है। और कॉस्ट में आपको क्या क्या कंसीडर करना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कॉस्ट में ऐड होते हैं, और इंश्योरेंस पे किया आपने अगर किसी मशीन के इंस्टॉलेशन में, वो भी किस में ऐड होगा, वो भी ऐड होगा कॉस्ट में। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट्स की यूज़फुल लाइफ कम है, मतलब कि बहुत कम है, आपने कोई 10 लाख का एसेट परचेज़ किया और वो सिर्फ यूज़ होगा आपका मैक्सिमम 2 लाख, सो आपको 5-5 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी अगर आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने हैं। बट यही अगर जो मैंने 2 साल एज्यूम करी, अगर यही लाइफ अगर 2 साल की जगह पे आपकी 30 साल हो जाए, सो जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो अभी 5-5 लाख बन रहा था, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो दूसरा फैक्टर क्या होता है, लाइफ ऑफ एसेट। और थर्ड फैक्टर क्या होता है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई एसेट्स खरीदा और आपने उसे 10 साल यूज़ किया और उसके बाद जो आप कबाड़ी को बेच देते हो उसका भंगार, उसे बोलते हैं हम स्क्रैप। सो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। सो इस पे भी क्या डिपेंड करता है, इस पे भी फैक्टर पे अपनी डेप्रिसिएशन डिपेंड करती है, क्योंकि जिस एसेट की स्क्रैप वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस पर डेप्रिसिएशन उतनी कम चार्ज होती है। सो डेप्रिसिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, डेप्रिसिएशन इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। और इन तीनों फैक्टर्स का रोल क्या होता है, ये जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है और कैसे डिपेंड होता है, कितना डिपेंड होता है, ये जब आप डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ये आपको तब क्लियर हो जाएगा। सो अब तक हमने डेप्रिसिएशन का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो देख लिया। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अपने पास कौन कौन से मेथड होते हैं। ऑल्दो अपने पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया, एन्युटी मेथड हो गया, डेप्रिसिएशन फंड मेथड हो गया, रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन और रेट मेथड। बट सीबीएसई ने आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड स्पेसिफाई कर रखे हैं, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है WDV मेथड। सो आज मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको WDV कराऊंगा। उसके बाद जो आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट था जो सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसमें जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो हम हर साल इक्वली चार्ज करते हैं। सो इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो क्या रहता है, वो हर साल सेम रहता है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर 4000 हुआ, सो सेकेंड ईयर भी 4000 होगा, थर्ड ईयर भी 4000 होगा और फोर्थ ईयर भी 4000 होगा। सो इस मेथड में डेप्रिसिएशन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले में हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है, हमें कंसीडर करना पड़ता है सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट। सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे किसी भी न्यूमेरिकल में, सो जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है और उसकी जितनी एस्टिमेटेड लाइफ होगी आपको उससे डिवाइड कर देना है, और जो अमाउंट आएगा आपका वो क्या होगी, आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब कि 1 साल की डेप्रिसिएशन अमाउंट। हो सकता है आपने कोई मशीन इन बिटवीन परचेज़ करी हो, जैसे कि 6 महीने बाद परचेज़ करी हो, सो फिर आपको ये डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करनी है,
ये जब न्यूमेरिकल आएगा सब मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। सो अभी के लिए जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज है सिंपल है। ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है और ये सिंपल तभी तक है जब तक सिर्फ हमें एक मशीन का कैलकुलेशन करना हो। अगर एक से ज़्यादा मशीनों का हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोल दे वो और हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना पड़ जाए और डिफरेंट डेट्स दे रखी हो कि कोई मशीन 6 महीने बाद परचेज़ करी, कोई मशीन 7 महीने बाद परचेज़ करी, सो यही मेथड क्या हो जाते हैं, यही मेथड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर देखा जाए अगर सिर्फ एक ही मशीन हो, हमें दे रखा कि हमने एक मशीन परचेज़ करी और अगर हमें उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो तब तो ये बहुत सिंपल है। बट अगर एक से ज़्यादा मशीनें हो जाए तब यही मेथड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकंड मेरिट क्या है अपनी, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपकी वो हर साल सेम रहेगी। जैसे पहले साल 4000 है, दूसरे साल भी 4000 है, तीसरे साल भी 4000 रहेगी और फोर्थ ईयर भी क्या रहेगी 4000। और थर्ड एडवांटेज क्या है, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, मतलब कि जो इसमें आपका एसेट होगा वो कम्प्लीटली उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई एसेट सपोज करो आपने 10 लाख का परचेज़ किया और उसकी लाइफ 10 साल है, सो 10 साल बाद उसका जो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि वो आपके अकाउंट से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो ये है इसकी बेनिफिट। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब आपको पता है आपने कोई मशीन परचेज़ करी, अगर आप अपनी बाइक का एग्जांपल ले लो, सो अगर आपने वो सपोज करो 1 लाख की परचेज़ करी और आप उसका हर साल 10-10 हज़ार की डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, शुरुआत के साल में तो रिपेयर के चार्जेस बहुत कम आएंगे, बट क्योंकि आप 10-10 हज़ार चार्ज कर रहे हो और लास्ट के ईयर में तो रिपेयर के चार्जेस बहुत ज़्यादा आएंगे, शुरुआत में तो आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो इस वजह से जो डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है इस मेथड में वो क्या होता है, अनइक्वल। क्योंकि जो एंड के ईयर होंगे उसमें जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो तो सेम रहेगा ही, बट आपके रिपेयर चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे एसेट्स की लाइफ कम होती जाएगी। सो इस मेथड की डीमेरिट क्या है, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। और थर्ड डीमेरिट क्या है, थर्ड डीमेरिट है डिफ़िकल्ट एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। अब हमें इस क्वेश्चन में मतलब कि जो हमें न्यूमेरिकल दिए होंगे या जब हमें ये मेथड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो इसमें हमें एडवांस में एस्टिमेट करना पड़ता है कि अपने एसेट की लाइफ कितनी होगी। हो सकता है वो 10 साल हो, 15 साल हो, बट क्योंकि अब हम एक ये गैस कर रहे हैं कि ये एसेट जो मशीन हमने परचेज़ करी ये 10 साल चल जाएगी, नहीं ये 10 साल नहीं चलेगी, ये तो 20 साल चल जाएगी। सो क्योंकि ये एक एस्टिमेशन है और ये एस्टिमेशन हमेशा करेक्ट होता नहीं, सो इस वजह से ये क्या इसकी, ये है इसकी डीमेरिट। सो जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ये सूटेबल कहाँ पे है, ये सूटेबल है जब हम लाइफ जो एसेट्स की लाइफ है वो हम एस्टिमेट कर सके एक्यूरेटली, मतलब कि हमें एडवांस में पता हो कि ये एसेट मैक्सिमम 10 साल चल जाएगा और ये 10 साल चल जाएगा, हमें पूरा करेक्ट पता हो, मतलब कि हम कोई भी तरीके की कोई अजम्पशन ना ले रहे हो, कोई फालतू का गैस ना बना रहे हो। और हमें जो एसेट है उसके जो एंड ईयर आएगा, मतलब कि जब उसकी लाइफ ख़त्म होने लगेगी, जो उसके एक्सपेंसेस होंगे रिपेयर वगैरह के, जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब कि जितने एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में थे उतने ही एक्सपेंसेस आपके लास्ट ईयर में है, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हो। सो वहाँ पे हम किसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड को। सो ये थी डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जिसमें हम हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है कि 10% स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 20% स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, सो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सो अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज़ करा देता हूँ आपको कि इस मेथड में क्या जर्नल एंट्रीज़ होंगी या जो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी। ऑल्दो मैंने डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज़ आपको जब मैंने जर्नल कराया था वहाँ पे करा दी थी, बट मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा से आ जाए। उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो अपनी जर्नल एंट्रीज़ क्या रहेंगी, सबसे पहले जब हम एसेट परचेज़ करते हैं, सो एसेट्स परचेज़ की एंट्री क्या रहेगी, अगर आपको एसेट्स का नेम दिया है तो आप उस पर्टिकुलर एसेट का नेम लिखोगे। अगर जैसे किसी एसेट्स का नेम ना दियो तो आप क्या लिखोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अगर आपने बैंक से पेमेंट करी है, और अगर आपने क्रेडिट पे परचेज़ करी है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वेंडर अकाउंट। सो ये तो रहेगी जर्नल एंट्री जब आपने कोई एसेट्स परचेज़ की हो। उसके बाद जर्नल एंट्री की होगी जब आप ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज की जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट।
अगर आपको एसेट्स का नेम दियो तो आप एसेट्स लिखोगे, और ये क्या होगी, ये जर्नल एंट्री होगी पास आपकी ईयर एंड में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि डेप्रिसिएशन आपको बाय एनुअली चार्ज करनी है, किस महीने में चार्ज करनी है, सो आप डेप्रिसिएशन उस टाइम पीरियड में चार्ज करोगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी दे सकते हो कि जब सेल करेगा कोई एसेट्स, उससे जो कैश रियलाइज़ होगा उसकी जर्नल एंट्री पास करो। जब आप कोई भी एसेट सेल करोगे उससे जो आप कैश मिलेगा या बैंक पेमेंट मिलेगी, उसकी जर्नल एंट्री अपनी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री कब पास होगी, जब आपने कोई एसेट सेल की हो। उसके बाद आप काफ़ी बार जब एसेट बेचोगे उस पर किसी टाइम तो आपको लॉस होगा और किसी टाइम आपको गेन होगा। लॉस की जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस की जर्नल एंट्री होगी लॉस ऑन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। चाहे तो आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास कर लो। कंबाइंड एंट्री क्या, जब आपने एसेट्स बेचे और उस पर लॉस हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर आपको सपोज करो गेन हुआ है, गेन की जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, गेन की जर्नल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू गेन ऑन सेल अकाउंट। और आपने जितने की सेल की होगी उस पर जो गेन हुआ होगा उसकी जर्नल एंट्री ये रहेगी। बट अगर आप कंबाइन एंट्री करना चाहो इन दोनों की, कंबाइन एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एसेट्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे एसेट्स की जगह पे आएगा बैंक अकाउंट। कंबाइंड जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जितने का एसेट्स था बुक वैल्यू और जितने का गेन हुआ वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू गेन अकाउंट में। ये थी जर्नल एंट्री। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे बोलेगा कि या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ या मशीनरी अकाउंट बनाओ। ये जर्नल एंट्रीज आपको तब पास करनी है अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये थे कंसेप्चुअल किसके, स्ट्रेट लाइन मेथड के। और यही जर्नल एंट्रीज तब पास होते हैं जब आपको बोले WDV से जर्नल एंट्रीज पास करो। जर्नल एंट्री सेम रहेंगी, बट आपका क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑफ ₹90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज, 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of machine will be 10 years and after 10 years its scrap value will be 20,000. Prepare machinery account, depreciation account for 4 years after providing depreciation on fixed installment method. Accounts are closed on 31st March every year. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अतुल लिमिटेड कंपनी का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। जिसने एक मशीन परचेज करी थी 90,000 की, 6,000 उसने उसका कैरेज पे किया कंपनी तक लेकर आने के लिए, 4,000 इरेक्शन चार्जेस हुए। ये किस में ऐड होंगे, ये ऐड होंगे कॉस्ट में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब आप कोई मशीनरी परचेज करते हो और उससे रिलेटेड जितना एक्सपेंडिचर आप उस टाइम पे करते हो वो किस में ऐड होता है, वो होता है मशीनरी कॉस्ट में ऐड। मशीनरी कॉस्ट में क्यों ऐड होता है वो, क्योंकि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और इसके बाद हमें दिया 10 साल मशीनरी की इफेक्टिव लाइफ है, उसके बाद वो 20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा कि कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मतलब कि रेट नहीं दे रखा हमें। अगर आपको रेट ना दे रखो तो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। उस फार्मूले से आप क्या करोगे, उस फार्मूले से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहले हमें चाहिए फार्मूले के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट या ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की आएगी, सबसे पहले 90,000 उसने मशीनरी के दिए, उसने 6,000 कैरेज पे किया और 4,000 के इरेक्शन चार्जेस। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसका 1 लाख। 1 लाख आएगी ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमें 20,000। स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करेंगे। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दे रखी है हमें, एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है हमें 10 ईयर्स। 10 ईयर से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी अपनी डेप्रिसिएशन। ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आएगी अपनी एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपको हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल दे कि रेट भी कैलकुलेट करके दिखाओ हमें, रेट कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला रहेगा फिर, जो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय में टोटल कॉस्ट, एसेट्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हम कितनी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं 8,000। और टोटल कॉस्ट कितनी है एसेट की, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुई 1 लाख। ये मैंने आपको बताया 1 लाख कैसे आई,
सो यहाँ पे आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। सो ये कितना आया 8%। सो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है 8000। अगर वो आपसे रेट भी पूछ ले सो रेट कितना है 8%। सो अगर आपको क्वेश्चन में उसने रेट ना मेंशन की हो तो आप किस फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सो ये आ जाएगी आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो उसने मशीनरी परचेज़ करी वो उसने 1 अप्रैल से परचेज़ करी, मतलब कि उसने इन बिटवीन ईयर में कोई मशीनरी नहीं परचेज़ करी। सो हर साल हम 8000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में जब मैं आपको आगे कराऊंगा उसने डेप्रिसिएशन इन बिटवीन परचेज़ करी होगी, जैसे कि अक्टूबर में परचेज़ कर ली, नवंबर में परचेज़ कर ली। सो हमें ये जो डेप्रिसिएशन 12 महीने की है ये उस टाइम हमें फर्स्ट ईयर में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये तब आपको समझ आ जाएगा। सो क्योंकि हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, सो हमें दे रखा था ईयर दे रखा था हमें 2015 में हमने ये मशीनरी कब परचेज़ करी, हमने मशीनरी परचेज़ करी थी 1 अप्रैल को। और जर्नल एंट्री क्या थी, हमने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा 90,000। इसके अलावा उसने क्या पे किया था, उसने 6000 की इरेक्शन चार्जेस और 4000 की इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 6000 प्लस 4000। अगर आप चाहे तो इसे अलग अलग भी दिखा सकते हो, टू बैंक कैरेज, टू बैंक इंस्टॉलेशन चार्जेस या इरेक्शन चार्जेस। सो ये कितना आया, ये आया आपका 10,000। और ईयर एंड में क्या चार्ज होगी डेप्रिसिएशन। अब इसका ईयर एंड कब होगा, अगर ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 को सो ईयर एंड होगा 2016 मार्च 31 को। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपने कैलकुलेट किया 8000। सो यहाँ पर आएगा 8000। अब जब 1 लाख में से 8000 लेस कर दोगे सो बैलेंस कितना कैरी डाउन होगा। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट आएगा आपका 92,000। सो ये था जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन या मशीनरी अकाउंट था वो प्रिपेयर हो चुका है। सो यहाँ पे आएगा 1 लाख, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 लाख। और हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिर्फ 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो अब तो ये 2016 में जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है मार्च 31 को, यही जब नेक्स्ट ईयर ओपन होगा अपना अप्रैल 1 को, सो ये क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन। सो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया अपना 92,000। और ईयर एंड में जब 2017 मार्च 31 चलेगा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। सो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी आपकी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कितना था 8000। और उसके बाद 31 को क्या हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 84,000। सो जो ये मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पहले आपको जर्नल समझाया। जर्नल में क्या होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सो क्योंकि हम एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एसेट क्या हो रखा है जर्नल एंट्री में क्रेडिट, सो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑल्दो मैंने लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है ये मैंने आपको एक प्रीवियस एक कंप्लीट चैप्टर कराया था, इसमें यहाँ पे मैंने एक क्विक रिकैप दे दिया आपको, ताकि अगर आपको पोस्टिंग में दिक्कत आ रही हो सो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो जो अब यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ है ये 2017 अप्रैल 1 को क्या होगा, ये होगा अप्रैल 1 को आपका ब्रोड डाउन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आएगा 84,000 यहाँ पे ब्रोड डाउन होगा। और इस ईयर एंड में हम क्या चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 2018 इसका ईयर एंड होगा, और यहाँ पे आएगा मार्च 31, और यहाँ पर लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना था, अमाउंट था 8000। उसके बाद मार्च 31 को ही हम क्या करेंगे बैलेंस कैरी डाउन। सो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना बचा 84,000 में से जब आपने 8,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी सो आपका मशीनरी अकाउंट में बैलेंस बचा 76,000। सो इसका टोटल कितना बना 84,000, और इस तरफ का भी कितना बन रहा है 84,000। सो अब हमें लास्ट ईयर का प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे आएगा 2018 अप्रैल 1। सो पहले क्या होगा बैलेंस ब्रोड डाउन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आएगा,
अमाउंट आएगा आपका 76,000। और 2019 में ये ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा आपका? March 31 को। सो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 8,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 8,000। और March 31 को क्या होगा? बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट कितना है? 76,000 में से 8,000 माइनस हो गए 68,000। सो टोटल कितना बचा आपका? टोटल बन गया आपका 76,000। यहाँ पर भी कितना बन गया? 76,000। और 2019 अप्रैल 1 को ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे कितना आएगा? 68,000। क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोलना है कि सिर्फ 4 साल का प्रिपेयर करना है। अगर वो पूरे के पूरे 10 साल बोलता हमें प्रिपेयर करने के लिए, सो जो ये वैल्यू थी ये क्या हो जाती? जो उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, मतलब कि 20,000 बच जाती और उसके बाद हम उसकी सेल कर देते। बट क्योंकि उसने सिर्फ 4 साल के लिए बोला है तो सिर्फ हमें 4 साल के लिए प्रिपेयर करना है। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए आपको पहले जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी एक चैप्टर करा दिया था। और बेसिक्स वही हैं कि क्या किस तरफ डेबिट किस तरफ होगा, क्रेडिट किस तरफ होगा और उसका क्या लॉजिक है। बस आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और लेजर पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। सो ये तो प्रिपेयर होगा अपना मशीनरी अकाउंट। अब उसने बोला था हमें कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करो। सो अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो जब मैंने आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कराया उसमें मैंने आपको बताया जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो ईयर एंड में होती है। सो जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसे पोस्ट करेंगे या जब हम उसकी पोस्टिंग करेंगे सो हम वो ईयर एंड में करेंगे। सो ईयर एंड में आपको ये भी पता है हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। सो ईयर एंड में हमें जो डेप्रिसिएशन है वो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। सो अपनी डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन की हो रही है डेबिट, सो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमें मशीनरी का नेम दे रखा है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2016। और डेप्रिसिएशन ईयर एंड में चार्ज होती है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे March 31। और यहाँ पर क्या आएगा? टू मशीन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 8,000। और क्योंकि ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर करते हैं, सो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? उसकी जर्नल एंट्री होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, सो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है हमें। हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 March 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना आया आपका? अमाउंट आया आपका 8,000। सो ये तो ट्रांसफ़र कर दिया हमने ईयर फर्स्ट का। ऐसे ही हम अब जो बचे हुए 3 ईयर्स हैं उनकी भी हम पोस्टिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2017 March 31 टू मशीन अकाउंट। सो यहाँ पे 2017 की जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उसके बाद हमें ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है? हमें ये ट्रांसफ़र करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं March 31। और यहाँ पर क्या आएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट आया आपका 8,000। उसके बाद ईयर अपना प्रिपेयर होगा 2018 March 31 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 8,000। और 2018 March 31 को ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8,000। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? 2019 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ March 31। और यहाँ पे आएगा टू मशीन अकाउंट। और यहाँ पे आएगा 8,000। और उसके बाद 2019 को मैं लिखूँगा यहाँ पे March 31 और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा अपना? अपना अमाउंट आएगा 8,000। सो ऐसे प्रिपेयर हो गया अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है वो क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सो वो यहाँ पे आएगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो ईयर एंड में आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री थी जो हमने पोस्ट करी है।
सो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम इस तरीके से मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल था, बट अभी मैं इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ हमने एक मशीन परचेज़ करी है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमने एक से ज़्यादा मशीनें परचेज़ करी हों, और अभी तो हमने सिर्फ मशीन परचेज़ करी थी, उसमें हम मशीन परचेज़ भी करेंगे, हम मशीन सेल भी करेंगे। सो क्योंकि आज की क्लास बेसिक थी तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए। अब मैं इसके थोड़े थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।